नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं अधिकरणों की। अधिकरणों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B में है। केंद्र ने अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 प्रख्यापित किया है। प्रस्तावित संशोधन पिछले वर्ष मद्रास बार एसोसिएशन वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर आधारित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार व्यक्त किया था कि अधिकरणों को उन व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो न्यायिक शक्तियों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त या योग्य या सक्षम हैं या जिनकी स्वतंत्रता संदिग्ध नहीं है। अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत उल्लिखित अर्ध न्यायिक निकाय हैं। अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें विधेयक 2021 को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि इस पर न तो चर्चा की गई और न ही इसे पारित किया जा सका। वित्त अधिनियम 2017 केंद्र सरकार को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो 19 अधिकरणों के लिए सदस्यों की अहर्ता, उनकी सेवा शर्तों और नियमों व खोज सह चयन समितियों की संरचना पर नियमों को अधिसूचित करे। ये विधेयक वर्ष 2017 के अधिनियम में ही खोज सह चयन समितियों की संरचना और सदस्यों की पदावधि से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करता है। इसलिए केंद्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यादेश को जारी किया गया है। आइए अब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। यह अध्यादेश कार्यकाल में भी संशोधन करता है। इसके अनुसार अधिकरण का अध्यक्ष 4 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो उसके अनुसार पद पर बना रहेगा। अधिकरण के अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसने 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो अधिकरण में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है। हाल ही में भारत और रूस के विदेश मंत्रियों ने रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की है। आइए अब इस चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को जानते हैं। चर्चा में रूस मेक इन इंडिया पहल के तहत रूसी सैन्य हार्डवेयर निर्मित करने वाली एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे सहित कनेक्टिविटी पर विस्तार करना, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्यों में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। भारत ने अपनी हिंद प्रशांत पहल में रूस को प्रमुख भागीदार के रूप में मान्यता दी है। दोनों पक्षों द्वारा वैक्सीन सहयोग पर चर्चा की गई और जानकारी दी गई कि भारत में रूसी टीके के उत्पादन पर वार्ता की जा रही है। रूस ने अफगान संकट के समावेशी समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जिसका भारत समर्थन करता रहा है। आइए अब भारत और रूस के संबंधों में विद्यमान कुछ मुद्दे भी जानते हैं। भारत और रूस के बीच $5.2 बिलियन की S-400 वायु रक्षा प्रणाली का समझौता काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस समझौते के अंतर्गत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो उसके विरोधी देशों से हथियारों की खरीद करते हैं। रूस हिंद प्रशांत अवधारणा को चीन को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य के रूप में संदर्भित करता है, लेकिन उसने कभी इसे आधिकारिक रूप से व्यक्त नहीं किया है। रूस क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में देखता है। पाकिस्तान के साथ रूस का बढ़ता सैन्य सहयोग भी एक चिंतनीय मुद्दा है। अगली खबर खगोल विज्ञान से संबंधित है। सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी से सबसे गर्म में से एक तारे की जानकारी प्राप्त हुई। भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के माध्यम से सबसे गर्म तारों में से एक का पता लगाया है। इस तारे को वुल्फ रेट तारा नाम दिया गया है। इस सुपरनोवा को SN 2015 DJ कहा गया है। यह आकाशगंगा NGC 7371 में घटित हुआ है। ऐसे विशालकाय तारे जो तारकीय विकास के एक उन्नत चरण में हैं और काफी तेजी से उनके द्रव्यमान में कमी आ रही है, उन्हें WR तारे यानी वुल्फ रेट तारे कहा जाता है।
इन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 25 गुना ज्यादा होता है। इनका जीवन काल बेहद कम होता है और इसलिए ये काफी दुर्लभ पिंड होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक मिल्की वे में 1000 से 2000 तक की संख्या में वुल्फ रिड्स तारे हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश धूल से ढके होते हैं। उनमें सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना ज्यादा प्रकाश होता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाले अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट हैं, जो ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निर्मुक्त करते हैं। सुपरनोवा की घटना दो तारे जो एक ही केंद्र की परिक्रमा करते हैं उनके विलय या किसी एकल तारे के जीवन काल के अंत के दौरान घटित होती है। इनकी लंबे समय तक निगरानी विस्फोटशील तारे की प्रकृति के साथ साथ विस्फोट के तत्वों को समझने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इससे विशाल तारों की गणना में भी सहायता प्राप्त हो सकती है। अगली खबर IMF से संबंधित है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा पर ब्रिक्स देशों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। IMF के एक प्रस्ताव के अनुसार कोटा की 16वीं सामान्य परीक्षा 15 दिसंबर 2023 तक समाप्त हो जानी चाहिए। फरवरी 2020 में की गई पिछली समीक्षा के अंतर्गत कोटा को अपरिवर्तित रखा गया है। IMF की बात करें तो ये कोटा आधारित संस्थान है। कोटा IMF की वित्तीय और अभिशासन संरचना का निर्माण घटक है। कोटा को विशेष आहरण अधिकार के रूप में दर्शाया जाता है। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति है। इसे IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक रिजर्व के अनुपूरक के रूप में गठित किया गया था। SDR एक मुद्रा नहीं है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा नियमित अंतराल पर कोटा की सामान्य समीक्षा की जाती है और ये अंतराल 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। कोटा में किसी भी परिवर्तन को कुल मतदान संख्या के 85% बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। साथ ही किसी सदस्य के कोटे को उसकी सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कोटा शेयरों में किसी भी समायोजन के परिणाम स्वरूप उभरते देशों के मतदान के अधिकारों में विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी संबंधित स्थिति के अनुरूप वृद्धि हो सकती है। ये कोटा निर्धन देशों के हितों और प्रतिनिधित्व को सुरक्षा प्रदान करते हुए समग्र रूप से उभरते बाजारों और विकासशील देशों की हिस्सेदारी में वृद्धि कर सकता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों की बात करें तो इसे 4 पहलुओं में बांटा जा सकता है। पहला है समृद्धि की संभावना। इसके तहत भारत 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुमानित 8% के संकुचन के बाद भारत द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 12.5% की दर पर वृद्धि करना अनुमानित है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में समृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। वहीं वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में अनुमानित 3.3% के संकुचन के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 में 6% और वर्ष 2022 में 4.4% तक की दर से बढ़ने का अनुमान है। दूसरा आयाम है विचलनकारी प्रभाव यानी डाइवर्जेंट इम्पैक्ट्स। इसके तहत निर्गत हानियां उन देशों के लिए विशिष्ट रूप से व्यापक हैं जो केवल पर्यटन और जिंस निर्यात पर निर्भर हैं। साथ ही उन देशों के लिए भी अधिक है जो प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त नीति निर्माण में जुड़े नहीं हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है और उनके द्वारा अधिक मध्यम अवधि के नुकसान वहन करने की संभावना है। रिपोर्ट में वर्ष 2020 में 95 मिलियन से अधिक लोगों के चरम निर्धनता से प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कोविड-19 जनित मंदी से कम प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना है। वहीं नीतिगत प्राथमिकताओं की बात की जाए तो रिपोर्ट में देशों को अपनी नीतिगत प्रतिक्रियाओं को महामारी के चरणों, पुनर्बहाली की क्षमता और अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतियां सबसे पहले संकट से बचने, स्वास्थ्य देखभाल के व्यय को प्राथमिकता देने, बेहतर रूप से लक्षित राजकोषीय समर्थन प्रदान करने और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की निगरानी के दौरान समायोजनकारी मौद्रिक नीति को बनाए रखने पर केंद्रित होनी चाहिए। रिपोर्ट में चौथा आयाम ये है कि सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से इसका अर्थ है कि विश्व भर में टीके का उत्पादन और वहनीय कीमतों पर सार्वजनिक वितरण सुनिश्चित करना, जिसमें कोवैक्स सुविधा के लिए पर्याप्त वित्त पोषण शामिल है। इसके अनुसार ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वित्त की कमी का सामना कर रही अर्थव्यवस्थाओं के पास अंतर्राष्ट्रीय तरलता तक पर्याप्त पहुंच हो। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर।
न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन यानी NV रमन को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अनुच्छेद 124(2) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ट्रेड्स दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली प्लेटफॉर्म को संचालित करती है। RXIL भारत का प्रथम ट्रेड्स एक्सचेंज आरंभ करने के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली इकाई है। ट्रेड्स को कई वित्त पोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। वर्ष 2016 में RXIL की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। दूरसंचार कंपनियों को सक्रिय अवसंरचना को साझा करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। दूरसंचार विभाग ने सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से बैकहोल को साझा करने की अनुमति के लिए यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस में संशोधन किया है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग टावरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसने वाईफाई उपकरणों को साझा करने की भी अनुमति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत दूरसंचार प्रतिभागियों के बीच राउटर्स और एक्सेस पॉइंट शामिल हैं। बैकहॉल एक नेटवर्क है जो सेल साइट को सेंट्रल एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। ये एक सेल साइट एंटीना उपकरण और ग्राउंड उपकरण को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग रिसीवर से मोबाइल फोन तक और मोबाइल फोन से रिसीवर तक सेल फोन सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों का केंद्र CIPS अटल इनोवेशन मिशन ने सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचारों के लिए CIPS के साथ सहयोग की घोषणा की है। ये स्टार्टअप को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल स्थापित करके जमीनी स्तर तक अपने नवाचारों का उपयोग करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मदद करेगा। CIPS की स्थापना वर्ष 2010 में वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के वित्त पोषण से भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI हैदराबाद में की गई थी। ये राज्यों को उन प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और प्रसारित करने के लिए अधिदेशित करता है जिसने सेवा वितरण को बेहतर किया है, दक्षता में वृद्धि की है और लागत में कमी को सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।